गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजीव कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विथ राजीव सर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है ज्योग्राफी एज एन प्रिंसिपल, अर्थात भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर में हम लोग भूगोल के नेचर के बारे में, भूगोल के ब्रांचेस के बारे में जो भी मुख्य बातें हैं वो इस चैप्टर में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आज ये हमारा पहला क्लास है, तो आगे हर एक क्लास, हर एक चैप्टर को एक रेगुलर वीडियो के रूप में आप लोगों को मिलता रहेगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी सिलेबस जो है 11 का कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 पे। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग कि ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है भूगोल। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से हुई। तो ज्योग्राफी शब्द जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक कर दिया गया और ये बन गया ज्योग्राफी, जिसका मतलब होता है भूगोल। लेकिन इसमें हम लोग किसी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका मतलब बन गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी के सरफेस पर जो भी कुछ हमें दिखाई देता है ज्योग्राफी में हम लोग उसी को पढ़ते हैं। जियो और ग्राफो जो है ग्रीक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है कि ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो एंड ग्राफो, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना, डिस्क्राइब द अर्थ। अब सवाल अगला आ सकता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, यह शब्द जो जिसको ओरिजिन किया, जिसने प्रयोग किया सबसे पहले इसको, वह कौन है। तो इसका नाम है इरेटोस्थनीज। इसका नाम है इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से बनकर मिलकर बना, जियो और ग्राफो से। कभी ये भी सवाल बन जाता है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये है ग्रीक भाषा का। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी शब्द या ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए हमारे जो ज्योग्राफर हैं, जो हमारे भूगोलवेता हैं, उन्होंने 2 विधि का प्रयोग किया। ठीक है, 2 उपागम कह लीजिए, 2 विधि कह लीजिए। तो भूगोल के अध्ययन के लिए, ठीक है, उसके जो उपागम है, जो विधि है, ये 2 हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा क्रमबद्ध भूगोल। कौन सा भूगोल? क्रमबद्ध भूगोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। और सेकेंड जो है उसे कहते हैं प्रादेशिक भूगोल, इंग्लिश में रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, 2 तरीके से हम ज्योग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं, एक क्रमबद्ध भूगोल के जरिए और दूसरा प्रादेशिक भूगोल के जरिए। अब ये देखना है कि क्रमबद्ध भूगोल का जो एक उपागम है, एक मेथड है, इसको सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया। इस विधि का प्रयोग या इस विधि का विकास जो सबसे पहले किसने किया, तो एक जर्मन भूगोलवेता होते हैं, एक जर्मन ज्योग्राफर होते हैं, जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, सही कर देते हैं। इनका नाम है हम्बोल्ट। जी, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध भूगोल का जो है इस विधि का प्रयोग किया या फिर विकास किया। फिर बारी आती है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? ये भी जर्मन के ही होते हैं, जिनका नाम है कार्ल रिटर। क्या नाम है? कार्ल रिटर। तो यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल के जो प्रतिपादित करने वाले कौन हैं या इसको विकास करने वाले कौन हैं, तो कौन है? हम्बोल्ट। और प्रादेशिक भूगोल को प्रतिपादित करने वाले कौन है? कार्ल रिटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको क्या पता चलता है, देखिए। अब यहाँ जानेंगे हम लोग कि भूगोल की शाखाएं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया
कि भूगोल को जानने के लिए उसको कई ब्रांचेस में बांट दिया गया, लेकिन उन ब्रांचेस को अध्ययन करने के लिए भी एक मेथड का प्रयोग किया गया। वो कितने कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर भूगोल की शाखाएं को मुख्यतः जो है दो भागों में बांटा गया। सर्वप्रथम भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। तो पहला भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, फिजिकल से ही सब समझ में आ रहा है, भौतिक। भौतिक का मतलब वो होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, ठीक है। तो पृथ्वी के सरफेस पर जो भी चीज हमें दिखाई देती है उन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है मानव भूगोल की। चूंकि शुरुआत से ही माना गया है कि धरती को मानव के निवास स्थान के रूप में माना गया है। धरती को मानव के निवास स्थान के रूप में माना गया है। इसलिए अब धरती का अगर वर्णन करना है, धरती के बारे में जानना है, तो चूंकि इस पर रहने वाले कौन है? मानव है। इन लोगों ने धरती को भी प्रभावित किया है और धरती ने, नेचर ने हमें भी क्या किया है? प्रभावित किया है। तो इसलिए इसका एक दूसरा ब्रांचेस उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम क्या है? मानव भूगोल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी का एक ब्रांच। क्लियर? लेकिन ये दो ब्रांचेस होने के बावजूद जो है इन दोनों के संबंधों के कारण एक तीसरा ब्रांच भी उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है जीव भूगोल। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर नेचर के द्वारा दिया गया जीव जंतु, पेड़ पौधे और इसको प्रभावित करने वाले, इसको संरक्षित करने वाले कौन है? मानव है। तो ये दोनों के संबंधों के कारण ही एक नया शाखा उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं जीव भूगोल, यानी कि बायो ज्योग्राफी, ठीक है, बायो ज्योग्राफी। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एक एक करके कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज का अध्ययन करेंगे। देखिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी इसके जो भी है ब्रांचेस है, यानी कि भूगोल के ये क्या हो गए? सब ब्रांचेस हो गए, ठीक है, उप शाखाएं हो गई। सबसे पहले भौतिक भूगोल को चार भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले भू आकृति विज्ञान कि भूमि का आकार कैसा, जैसा कि आपको इस चित्र से पता चल रहा हो कि कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं रोड है, सड़क है, कहीं नदी है, समुद्र है, ठीक है, पहाड़ है, कहीं समतल मैदान है। यानी कि पृथ्वी का जो भू आकृति जो है, सरफेस का आकृति जो है, उसके बारे में अध्ययन करना। कहाँ है खाई है, कहाँ पहाड़ है, कितना दूरी तक समतल है, कहाँ झरना है, कहाँ नदियां हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? भू आकृति विज्ञान। कोई दिक्कत? दूसरा आता है जलवायु विज्ञान। दूसरा आता है जलवायु विज्ञान। इस पृथ्वी पर जो क्लाइमेट है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान में सरफेस के ऊपर जो बादल बने होते हैं, किस प्रकार से बादल बनते हैं, आते हैं, वर्षा होती है, ठीक है, इन सभी का अध्ययन हम लोग जलवायु विज्ञान में करेंगे। तीसरा है हमारा जल विज्ञान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी के तहत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी से वाष्प, पानी का जो है वाष्प बनकर, यानी कि इवेपोरेशन होकर के ऊपर जाते हैं, ये कंडेंसेशन का रूप लेते हैं और फिर जो है रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम जल विज्ञान के बारे में, कितने तरह समुद्र हैं, नदियां हैं, झरना है, किसे क्या कहते हैं, इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा है, और इसकी धाराएं, इसके प्रवाह, सभी चीज जो है हम लोग जल विज्ञान में अध्ययन करेंगे। और चौथा आता है मृदा भूगोल, जिसे कहते हैं सोइल ज्योग्राफी। इसमें सोइल से रिलेटेड, यानी मिट्टी से रिलेटेड जो है हम लोग जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। इसमें ये पता चलता है कि भूमि के अंदर का जो मिट्टी है ये कितने लेयर में है, जिसमें हम अपने फसल को उगाते हैं, ठीक है, कितने गहराई पे जाने पर उसके अलग अलग जो पार्ट बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के मिट्टी की जानकारी पूरी तरह से अच्छी तरीके से अगर मिलता है तो मृदा भूगोल में मिलता है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल को चार भागों में बांट दिया गया। सेम इसी तरह से मानव भूगोल को भी कई उपशाखाओं में बांटा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर मानव लोग रहते हैं और मानव कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, इसलिए उसका अलग अलग क्षेत्र बन जाता है। तो मानव भूगोल में भी कई सारे फील्ड बने हुए, कई सारे ब्रांचेस बने हुए हैं। सबसे पहला आता है सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, जिसको कहते हैं सोशल कल्चरल ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि मानव एक समाज के रूप में बनाकर इस पृथ्वी पर रह रहा है, समाज के रूप में पृथ्वी पर रह रहा है,
और उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने सारे परिवर्तन किए हैं, कौन सी स्थान की कौन सी संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्थाएं, इसका भी अध्ययन जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत ही किया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी से कई सारे विषय बनकर निकलते हैं। ज्योग्राफी से हमारा साइंस भी बन जाता है, ज्योग्राफी से हमारा सामाजिक विज्ञान भी बन जाता है। ज्योग्राफी से हम लोग सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन सभी विषयों को अलग अलग तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी में मानव का सहयोग होता है। इसलिए जिसमें मानव का सहयोग हो वो सब के सब मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, तो पहला आ गया सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। ये किसका क्षेत्र है? मानव भूगोल का क्षेत्र है। दूसरा आता है जनसंख्या और अधिवास भूगोल। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग इसके दो चीज़ों को पढ़ते हैं अधिवास में, एक होता है ग्रामीण और दूसरा होता है नगरीय। ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल के बारे में, ग्रामीण एरिया के बारे में जानेंगे, और नगरीय भूगोल में हम नगर से संबंधित जो भी जानकारी होगा इसका अध्ययन करेंगे। थर्ड में आता है राजनीतिक भूगोल। इस पृथ्वी पर मानव लोग रह के किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसका अगर अध्ययन करना, इसके बारे में अगर जानना हो तो किसके अंतर्गत आएगा? राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में हम लोग जान सकते हैं। चौथा आता है आर्थिक भूगोल। कौन सा भूगोल? आर्थिक भूगोल, इंग्लिश में इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। मानव की वो जो सभी क्रियाएं हैं जिससे उनका इनकम जनरेट होता हो, आय का सृजन होता हो, उन सभी क्रियाओं को कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाओं को जानने के लिए हमें क्या जरूरत है? आर्थिक भूगोल का जरूरत है। और आर्थिक भूगोल ही आगे चल के बन जाता है हमारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस पृथ्वी पर रह के ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी को जानने के लिए ही हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और वो किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या हम अध्ययन करेंगे? देखिए, इसके बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। सबसे पहले कृषि के बारे में जान लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद उद्योग के बारे में जानेंगे। किसमें? आर्थिक भूगोल में, क्योंकि बहुत से लोग अपने कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग उद्योग धंधे में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग परिवहन करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, कुछ लोग संचार का काम करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्या है टॉपिक हैं जो हमारा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इस पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, ये हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में जानते हैं, और इसी से बनकर निकला है हिस्ट्री, जो हम लोगों को ये बताता है कि किस काल में कौन कौन से काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो इसलिए उसे क्या कहा गया? ऐतिहासिक ज्योग्राफी। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के दोनों के संबंधों के कारण, ठीक है, एक नया ब्रांचेस, एक नया शाखा उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं जीव भूगोल। इस भूगोल में भी, जीव भूगोल में भी हम कई तरह के उपशाखाएं बनी हुई है, और इसमें हम सभी लोग इन अलग अलग उपशाखाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है, यानी पेड़ पौधे की उत्पत्ति कैसी होती है, कि उसका क्या कारण है, किस चीज़ की आवश्यकताएं होती है, इनका फर्टिलिटी किस तरह होता है, यानी कुल मिला के वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में फुल्ली डिटेल जानकारी किसमें मिलेगा आपको? वनस्पति भूगोल में। प्राणी भूगोल, प्राणी जिसको कहते हैं जू ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत भी हम प्राणी से संबंधित है। प्राणी में तो भैया जानवर भी आते हैं और मनुष्य भी आता है। इसकी पूरी डिटेल जो है हमें प्राणी भूगोल में मिलेगा। इसके बाद आता है ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी। मानव किस प्रकार पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी किस प्रकार मानव को प्रभावित कर रहा है, इन सभी चीज की जानकारी हमें मानव पारिस्थितिकी में ही मिलता है। साथ ही साथ पर्यावरण भूगोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसका भी अध्ययन हम जीव भूगोल में ही करेंगे, क्योंकि ह्यूमन ने ही पर्यावरण को प्रदूषित किया है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के पर्यावरण और मानव दोनों का संबंध होता है। ठीक है ना, पर्यावरण को अगर हम ज़्यादा प्रदूषित करते हैं तो पर्यावरण हमें नुकसान पहुंचाती है, सुनामी के रूप में, आंधी के रूप में, बाढ़ के रूप में। ठीक है, तो पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो ये सभी क्या हो गए, इनके
ब्रांचेस और सब ब्रांच यानी शाखाएं और उप शाखाएं। तो ये पहली विधि थी। अब इसकी दूसरी विधि, कौन सी विधि? प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत, रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो भूगोल की शाखाएं किस आधार पर? प्रादेशिक उपागम के आधार पर, अर्थात प्रादेशिक मेथड के आधार पर। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर देखा जाए तो भूगोल को जो है सो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। फर्स्ट, प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल स्टडीज। रीजनल स्टडीज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन का अध्ययन किया जाता है। लाइक जैसे झारखंड का अध्ययन करना हो तो ये हो गया प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, यानी किसी एक खास चीज का अध्ययन करना। अब समझ लीजिए उस प्रादेशिक जिसका हम जिस टॉपिक को नोट किया कि हमें इसके बारे में जानना है, तो केवल उसी का अध्ययन करेंगे। फिर उसका विकास किस प्रकार हुआ है, दूसरा उसका विकास कैसा हुआ और किस प्रकार हुआ, हम पूरी तरह से क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। और चौथा आता है प्रादेशिक योजना। अब इसे विकास जो किया है, इसमें कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया, आगे इसके विकास के लिए हमें कौन कौन सी योजनाएं लाना है। तो पूरी तरह से एक प्रदेश को आगे की ओर ले जाना, इसके विकास या फिर आगे की ओर जो ले जाया गया, दोनों बातें किस तरह से ले जाया गया और आगे हमें किस तरह से ले जाना है, तो इसके पूरी फुल्ली डिटेल सबसे पहले हम प्रादेशिक अध्ययन करेंगे उस प्रदेश के बारे में कि उस प्रदेश में क्या क्या खास चीज है। फिर ये जानेंगे इसका विकास कैसे हुआ और आगे हमें किस प्रकार करना है, इसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसका प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। तो इस तरह से प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल शाखाओं को 4 भागों में बांटा गया ताकि किसी एक प्रदेश के किसी एक रीजन में अच्छे तरीके से इसका विकास किया जा सके या किसी खास रीजन का जो है सो जानकारी प्राप्त किया जा सके। लेकिन प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत जो है ये 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसे कहते हैं स्थूल यानी कि बड़ा प्रादेशिक अध्ययन यानी कि बड़े पैमाने पर उसका अध्ययन करना। दूसरा आता है मध्य प्रादेशिक अध्ययन यानी मेसो रीजनल स्टडीज, मध्यम एरिया के रूप में जो अध्ययन करना। और अगर सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन मैक्रो रीजनल स्टडी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रदेश है, बड़ा है, मध्यम है या फिर सूक्ष्म। आप इसका चुनाव करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रादेशिक योजना है जिसे हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग, ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ग्रामीण एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं। तो ग्रामीण योजना के अनुसार ग्रामीण है यानी कि गांव है तो ग्रामीण प्लानिंग करना होगा, और अगर नगर है या शहर है तो अर्बन प्लानिंग करना होगा कि यहाँ की आवश्यकताएं क्या है, यहाँ का विकास कैसे होना चाहिए। तो ये सभी हो गया भूगोल की ब्रांचेस, भूगोल की शाखाएं। ध्यान रखें एक एक करके आप लोगों को इसके बारे में बता दिया गया कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किन 2 वर्ड से हुआ, जियो और ग्राफ्स के माध्यम से। ग्राफोस के माध्यम से जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यह ग्रीक लैंग्वेज है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनेस ने किया था। ज्योग्राफी को जानने के लिए विद्वानों ने 2 अलग अलग नियम बनाए, 2 मेथड बनाए, 2 उपागम बनाए। एक होता है क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मुख्यतः 2 थे, लेकिन इन दोनों के इंटरफेस की वजह से तीसरा शाखा भी उत्पन्न हो गया। तो क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर भूगोल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। और इन तीनों भागों के भी उप शाखाएं बने। भौतिक भूगोल के भी 4 उप शाखाएं, मानव भूगोल के भी 5 उप शाखाएं और जीव भूगोल के भी 4 उप शाखाएं। यानी हर एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं। कभी सवाल पूछ दे, कभी आपसे सवाल कर दे कि बताइए भौतिक भूगोल के किन्हीं 2 उप शाखा के नाम बताइए या फिर शाखा के नाम बताइए, तो आपके पास कितने शाखाएं हैं? 4 में से किसी 2 का लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तीसरा पूछ सकता है जल विज्ञान, और हो सकता है एग्जाम में जब एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो 3 ऑप्शन दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो 3 ऑप्शन दे देगा, 1, 2 और 1, 3, चौथा कह देगा इनमें से सभी। तो आपको पता है ये तीनों हैं तो चौथा पे टिक मार लेंगे आप। अगर ये कह दें कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 उप शाखाओं के नाम बताइए, तो आपके पास 5 उप शाखाएं हैं। आपके पास कितने हैं? 5 उप शाखाएं हैं। 5 में से किन्हीं 2 का नाम दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेगा आर्थिक भूगोल की किन्हीं 2 उप शाखा के नाम बताइए,
तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सभी चीज किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। फिर कभी बोल देगा कि अधिवास भूगोल के किन्हीं दो उपशाखा के नाम बताइए। तो अधिवास भूगोल के दो उपशाखा कौन कौन से हैं? पहला ग्रामीण और दूसरा नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। तो ये क्या हो गया? अधिवास भूगोल के दो उपशाखा है। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत ही आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास था, इससे अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। ठीक है, आपका यह वीडियो मतलब अलग अलग चैप्टर का जो है रेगुलर जो आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा इस चैनल पर। तो आप लोग जाएं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर्ट्स विद राजीव सर, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज का जो रेगुलर जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नमस्कार।